Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. From today, we'll be starting another chapter that is full employment equilibrium and underemployment equilibrium. We'll be also understanding the concepts of deficit demand and excess demand. Now, let's start with understanding the basics. हम हर चैप्टर की स्टार्टिंग में उसके बेसिक्स को समझते हैं ताकि हम मोर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अच्छे से ग्रास्प कर पाएँ. सो फर्स्ट टॉपिक इज फुल एम्प्लॉयमेंट. आखिर ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? सो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर ऑल द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी डिले. अब इसको समझने के लिए ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो सारे लोग इकोनॉमी में विलिंग हैं, मतलब अपनी विल पावर, अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, एंड एबल टू वर्क मतलब वो एबल भी हैं, उनमें एबिलिटी भी है काम करने की. वो सारे लोग जो विलिंग एंड एबल हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, अगर कोई प्रेजेंट में इकोनॉमी में वेज रेट चल रहा है वो उसी वेज रेट पर काम करने के लिए विलिंग भी हैं और एबल भी हैं और उनको वो काम मिल भी रहा है, तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अब इसको समझो, इसका क्या मतलब है कि एबल टू वर्क. कुछ लोग किसी रीज़न से एबल नहीं होते काम करने के. अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो या मेंटली चैलेंज्ड हो और आप काम करना चाहते हो बट आप एबल नहीं हो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ गवर्नमेंट, तो आप उस केस में एबल वाली कैटेगरी में नहीं आओगे, राइट. जब हम आगे अपनी बीकॉम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं उसमें हम लोग ये सब समझते हैं कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं. वैसे ही उसमें हम जिक्र करते हैं कि वो पीपल जो कि मेंटली इंसेन हैं या फिर प्रॉपरली काम नहीं कर सकते मेंटली, या फिर जो माइनर्स हैं वो एबल नहीं हैं काम करने के, अभी वो छोटे हैं, 18 साल की उम्र से कम हैं, तो वो एबल की डेफिनेशन में नहीं आते. अब आपको यही याद रखना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो सारे लोग जो अंदर से विलिंग भी हैं प्लस एबल भी हैं, मतलब उनमें एबिलिटी भी होनी चाहिए काम करने की, एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पे, और उनको काम इजीली मिल रहा है. अब इसको समझो, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर के इक्वल होगी, राइट. तभी तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जो सब काम चाहते हैं उनको काम मिल भी रहा है. तो यहाँ पर जो हमारी लेबर मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में होगी, राइट. फुल एम्प्लॉयमेंट में बहुत इजी है इस चीज़ को ग्रास्प करना कि हमारी लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी. एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर होगा और ये हमारा वेज रेट होगा, राइट. ये बहुत ईजी है ग्रास्प करना. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक. अब मैंने एक बात बोली कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है. क्या इसका मतलब ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर हर बंदा एम्प्लॉयड होगा? क्या इसका मतलब ये है मैम कि फुल एम्प्लॉयमेंट में कोई भी बंदा घर पे नहीं बैठा होगा? नहीं, आपकी बुक में ये क्लियरली डिस्टिंक्शन दिया गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट आती है. मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है. इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी इंसान घर पे नहीं बैठा है. कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा चलती रहेगी, ठीक है. मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ लोग घर पे बैठे होंगे लेकिन वो नेचुरली बैठे होंगे, डिमांड और सप्लाई डायनामिक्स की वजह से अनएम्प्लॉयड होंगे. क्या मतलब है मैम इसका? हम देखते हैं. ये दो तरीके की नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं. पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सपोज आप एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहते हो. सपोज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एनालिटिक्स इंडस्ट्री में जाना चाहते हो. अब आपके पास वो स्किल्स नहीं हैं उस इंडस्ट्री में शिफ्ट करने की, राइट. मिसमैच हो रहा है किसका? स्किल्स का और लेबर डिमांड का.
राइट। लेबर के पास जो स्किल्स हैं और जो स्किल्स चाहिए काम करने की, वो स्किल्स अवेलेबल नहीं है। मतलब वो लेबर पहले वो स्किल्स ग्रैस्प करेगा और फिर वो उस जॉब में शिफ्ट कर लेगा। इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयड तो था, लेकिन वो नेचुरली अनएम्प्लॉयड था। थोड़े टाइम के बाद वो फिर एम्प्लॉयड हो जाएगा एज सून एज वो स्किल्स डेवलप कर लेगा, राइट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मिसमैच की वजह से होता है, लेबर की और स्किल्स की, ठीक है। यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं। सपोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई मशीन, मेरा लेबर किसी मशीन पे काम कर रहा था, अब टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, मुझे टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ी। अब वो टेक्नोलॉजी की वजह से जो मशीन नई आई है, उस पर काम सीखने में मेरे वर्कर को टाइम लगेगा। उस टाइम पर वो अनएम्प्लॉयड होगा। लेकिन क्या मैं ये बोलूँगी कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है? बिल्कुल है, ये तो नेचुरल है मैम। जैसे वो स्किल सीख लेगा वो फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी के अंदर ही आएगा। तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, सॉरी ये चेंज कर लेना, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। कुछ ना कुछ लोग घर ज़रूर बैठे होंगे। वो रीज़न हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंज, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, उनको इंडस्ट्री चेंज करनी है। जैसे कि उनको मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उनको एनालिटिक्स इंडस्ट्री में जाना है, तो भी उनकी मिसमैच होएगी स्किल्स की, तो भी वो थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड होंगे। या फिर ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, उस वजह से भी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है और उस एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम सीखने में हमारे वर्कर्स को टाइम लगेगा। तो पहला रीज़न है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सपोज मैं एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में शिफ्ट करना चाहती हूँ। अब मेरे को वो जॉब ढूंढने में टाइम लगेगा, राइट। सपोज मैं अपनी पहली जॉब छोड़ देती हूँ, घर बैठ जाती हूँ। अब मुझे नेक्स्ट जॉब ढूंढने में टाइम पीरियड लगेगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को हाथ में जॉब दे देगा कोई। इट विल टेक टाइम एंड फॉर दैट टाइम पीरियड मैं घर पे बैठी होंगी। तो क्या मैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलूँगी? नहीं, मैं उसको ये बोलूँगी वो है फुल एम्प्लॉयमेंट ही, बट वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। मतलब मेरी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट नेचुरली कुछ ना कुछ पार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आपको अपने दिमाग में वॉलंटरी का मतलब पता होना चाहिए। वॉलंटरी मतलब मैं अपनी मन मर्जी से कुछ कर रही हूँ, ठीक है। मेरी मर्जी से मैं कोई चीज़ चूज़ कर रही हूँ करने की या नहीं करने की, मेरी मर्जी, मेरी वॉलंटरी हैबिट है कि मैं अपनी मर्जी से ये कर रही हूँ, ठीक है। तो वॉलंटरी का मतलब होता है आई चूज़ इट ऑन माई ओन। तो इसलिए वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? व्हेन पीपल चूज टू स्टे अनएम्प्लॉयड, राइट। मर्जी से अपने अनएम्प्लॉयड हैं, वो जॉब्स अवेलेबल हैं बट वो अनएम्प्लॉयड हैं अपनी मर्जी से। अब अपनी मर्जी से कोई क्यों काम नहीं करेगा? या तो वो काम करना ही नहीं चाहते, उनकी नीयत ही नहीं है, वो विलिंग ही नहीं है, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, ठीक है, डू नॉट वॉन्ट टू वर्क। और या वो काम नहीं करना चाहते एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। सपोज एग्जिस्टिंग वेज रेट के अकॉर्डिंग मुझे अगर सैलरी मिल रही है 25,000 एंड मैं उस वेज रेट पे काम नहीं करना चाहती, तो मैं अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हूँ। आई चूज टू स्टे अनएम्प्लॉयड बिकॉज जॉब्स अवेलेबल हैं, बट आई एम नॉट वर्किंग बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वर्क एट दैट वेज रेट। ईजी टू अंडरस्टैंड। Whereas involuntary मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, दिस इज नॉट माई चॉइस। सो involuntary unemployment refers to a situation when people are not getting work even when they are willing to work, right? मतलब वो काम करना चाहते हैं बट काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। लास्ट क्लास में जब हमने समझा था, हमने क्या बोला था कि हमारा AD और AS जब इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम आता है, राइट। और हमने क्या बात की थी कि AS परफेक्टली इलास्टिक है क्योंकि द इकोनॉमी इज अंडर यूटिलाइज्ड इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपको लास्ट क्लास का टॉपिक याद हो, इसका मतलब अपना दिमाग बिल्कुल आराम से यूज़ करके बताना। अगर एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम है, पोटेंशियल जितनी वो आउटपुट
एक्सपेंडिचर कर सकते हैं कंज्यूमर्स, वो उससे कम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब वो एग्रीगेट डिमांड कम कर रहे हैं एज कंपेयर टू पोटेंशियल जितनी इकोनॉमी में है। इसका मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो कम आउटपुट प्लान करेंगे, राइट, बिकॉज उनको दिख रहा है कि लोग तो खर्च ही नहीं रहे हैं, तो हम क्यों बनाते जाएं, है ना, इससे तो हमारा लॉस ही हो जाएगा। तो जब एग्रीगेट डिमांड इज नॉट सफिशिएंट तो प्रोड्यूसर्स विल प्लान लेस आउटपुट, राइट, और वो आउटपुट कम प्लान करेंगे तो वो फालतू में किसी को एम्प्लॉय क्यों करेंगे, राइट, वो किसी को एम्प्लॉय नहीं करना चाहेंगे, वो कम लोगों को एम्प्लॉयड रखना चाहेंगे, राइट, क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं है वेज देने के लिए। तो अगर एग्रीगेट डिमांड सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नेचर की वजह से एडजस्ट करेगी और कम रहेगी। इसका मतलब सप्लायर्स कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे एज कंपेयर टू जितनी उनकी पोटेंशियल है। अब इसका मतलब कम लोग एम्प्लॉयड होंगे और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी इकोनॉमी में, राइट। तो ये एग्रीगेट डिमांड बेसिक डिटर्मिनिंग फैक्टर है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, यार आजकल की गवर्नमेंट इतनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट देती नहीं है, हम कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इनवॉलंटरी की। हमेशा जब भी हम जिक्र करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है इकोनॉमी में, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, हम हमेशा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। व्हाई? बिकॉज वॉलंटरी में जॉब्स तो है ना, आप चूज कर रहे हो जॉब नहीं करने की। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रियल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। तो हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है, व्हेन AD इज इक्वल टू AS, मतलब जब प्लान्ड स्पेंडिंग इज इक्वल टू प्लान्ड प्रोडक्शन, राइट, यही बात की थी हमने। यहां पर इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है। अब हमने बात की कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। सपोज अगर सप्लायर्स इकोनॉमी में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं तो वो ₹10 करोड़ का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ये उनकी पोटेंशियल है। अगर वो प्रॉपरली सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं या फिर प्रॉपर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है इकोनॉमी में, तो हमारा 10 करोड़ आउटपुट निकल के आ सकता है, ठीक है। ये पोटेंशियल है अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि सारे के सारे रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, राइट, यही मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का, सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं। तो हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है 10 करोड़ का आउटपुट, ये उसकी पोटेंशियल है। बट सपोज एक साल में प्रोड्यूसर्स ये सोचते हैं कि हम 8 करोड़ का ही आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हम 8 करोड़ का ही एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर भी एग्रीगेट सप्लाई बराबर है एग्रीगेट डिमांड के, है तो बराबर, लेकिन यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब यहाँ पर रिसोर्सेस आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। मैम क्यों फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है? क्योंकि पोटेंशियल तो 10 करोड़ की है ना, लेकिन आप प्रोड्यूस तो 8 ही कर रहे हो, तो इसीलिए आपका जो ये आउटपुट है 8 करोड़ का, जो आपके प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं और आपके कंज्यूमर्स जो एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं, वो है तो बराबर, मतलब इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर भी स्ट्रक होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि 8 करोड़ जब 10 करोड़ का हमारा पोटेंशियल है, तो हमारा प्रोड्यूसर्स अगर 8 करोड़ प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो खाली बैठे होंगे ना, है ना, तो इसलिए यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन when aggregate demand is equal to aggregate supply and the resources are fully utilized in the economy
और देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। आ गया समझ? Whereas underemployment equilibrium refers to a situation when aggregate demand is equal to aggregate supply, but the resources are not fully utilized in the economy. Let's understand it with the help of a diagram. ठीक है? Okay, so यहाँ लेते हैं equilibrium income और output और GDP और एम्प्लॉयमेंट। हमने बात की थी यही कि हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं, हमने रिलेशनशिप भी समझा था। ये एग्रीगेट डिमांड लास्ट क्लास में सीखा था। अगर किसी कोई रेफरेंस नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ लास्ट जो इस सीरीज़ में कॉन्टिन्यूड क्लासेस हैं उनको रिव्यू करिए। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट डिमांड 100 का है और 10 करोड़ का है। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैम ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा पोटेंशियल है, और अगर यहाँ पर ये इक्वल है तो मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है रिसोर्सेज की, है ना। बट सपोज मैंने क्या बोला कि मैम एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रह जाती है। ठीक है, ये पैरेलल होगा, सॉरी ये थोड़ा सा लाइन ऐसी होगी। मैंने क्या बोला कि मैम सपोज एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रह जाती है। ठीक है, ये 8 करोड़ की रह जाती है ये एग्रीगेट डिमांड। मैम अब बताओ यार, इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर भी है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई तो है ही है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम इनकम या आउटपुट होगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, जो ये एरिया है ये वाला, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है अगर मैं आपसे पूछूं, दिस इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। मैंने बोला था कि जब भी हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की बात करेंगे तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज बिकॉज aggregate demand is shorter or not sufficient to have full utilization of resources। इसीलिए जब एग्रीगेट डिमांड छोटी रह जाती है एज कंपेयर टू जो पोटेंशियल है उससे, तब हमारी इकोनॉमी में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, राइट। आपको ये समझ आ गया होगा, दिस इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट रूल हेयर। ये पोटेंशियल है, ये एक्चुअल है, एक्चुअल कम है एज कंपेयर टू जो पोटेंशियल है। इसका मतलब हमारे रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड राइट नाउ इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये हमारी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। मैं आज फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझा, वॉलंटरी का मतलब समझा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझा, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा जिसमें हमने स्ट्रक्चरल की बात की और फ्रिक्शनल की बात की। स्ट्रक्चरल होता है मिसमैच की वजह से और फ्रिक्शनल होता है जॉब स्विच की वजह से, जब हमें जॉब इजीली नहीं मिलती है। उसके बाद हमने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात की और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात की। ये हमारा जो पॉइंट है F, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, वेयरएज हमारा ये पॉइंट E अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम दोनों सिचुएशंस में स्ट्रक हो रहा है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, बट जो हमारा ई पॉइंट है यहाँ पर हमारी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है या फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, जो कि हमने डायग्राम में बता भी दिया कि वो कहाँ एग्जिस्ट करेगी, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम नेक्स्ट क्लास में डेफिसिट डिमांड का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ईजी है अगर आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। Thank you for watching this video. Please share this video as much as possible and thank you once again.